नमस्कार, मैं हूं सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी लंबे टाइम बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और स्पेशली ये वीडियो उन हज़ारों विद्यार्थियों की स्पेशल मांग पर है, जिनके मैसेज से मेरा इनबॉक्स फुल रहता है। भले ही मैं YouTube के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाऊं, भले ही मैं Facebook की किसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाऊं या व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे जब भी मैं मैसेज देखता हूं, तो एक ही आपकी ख्वाहिश रहती है कि मैं 23 दिसंबर 2022 को आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कंप्लीट रिव्यू लेकर और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आपके सामने कब हाजिर हो रहा हूँ। तो आप लोगों का ही प्यार और आशीर्वाद है कि अब तक जितनी भी मैंने कट ऑफ प्रेडिक्ट की है वो उतनी ही रही है और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि उतनी ही एग्जैक्ट रहने की संभावना है। हालांकि इस पेपर की आंसर की मैंने अपलोड कर दी है, वो आपको बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपको नहीं मिली है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी आंसर की को आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो केवल आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए ही नहीं देखना है, बल्कि मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ जिन क्वेश्चंस पर ना तो आपने गौर फरमाया है, ना ही बहुत सारे एक्सपर्ट जिनकी आंसर की या पेपर सॉल्यूशन के वीडियोज यूट्यूब पर आ चुके हैं उन्होंने उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। देखिए, यहाँ पर हमें जानना ये भी जरूरी होता है कि कोई भी क्वेश्चंस डिलीट होगा तो वो किस लिहाज से होगा। हो सकता है आप मेरिट से पिछड़ रहे हैं, तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछने में गलती की जाती है ना, तो वो क्वेश्चन डिलीट ही होना चाहिए नियमानुसार। कि ये लाजमी है कि जब क्वेश्चन ही गलत पूछा गया तो उसका आंसर तो कुछ सही हो ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें एक से ज़्यादा सही ऑप्शन है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको पूछने में ग्रामेटिकल मिस्टेक की गई है। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से देखिएगा, इन जानकारियों को नोट कीजिएगा। आरपीएससी की जब फाइनल आंसर की आएगी तो ऐसे में आपके मार्क्स में काफ़ी उल्टफेर देखने को मिलेगा। और जैसे कि परंपरा है आरपीएससी की कि ऑब्जेक्शन लगाओ हर क्वेश्चंस पे, वैसे आपको ऑब्जेक्शन भी लगाने पड़ेंगे। तो मैं अभी से आपको मेंटली प्रिपेयर कर देता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस है जो डिलीट वाकई होने चाहिए, कौन से क्वेश्चन है जिनका आंसर राइट है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। देखिए, आरपीएससी के इतिहास में अब तक जितने भी सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए हैं उनमें एवरेज स्टूडेंट के लिहाज से ये एग्जाम टफ है। हालांकि ये पेपर टफ नहीं है। मेरे वीडियोस में या मेरे नोट्स में आप जब इंडियन राइटर्स को देखोगे तो मैंने कोई भी इंडियन राइटर का कोई भी वर्क है उसको बिना डिटेल में डिस्कस किए हुए नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि हमारे विद्यार्थियों को तो एकदम नॉर्मल पेपर लगा था, क्योंकि विभिन्न टेस्ट के अंतर्गत से और पूरे कंटेंट में तो हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं थी। किसी भी इंडियन राइटर क्यों, किसी भी लिटरेरी मूवमेंट, लिटरेरी पीरियड के किसी भी वर्क को डिटेल में डिस्कस किए हुए बिना हमने नहीं छोड़ा था। तो हो सकता है मेरे एंगल से पेपर मेरे को ये इजी लगे, काफ़ी इजी लगे, लेकिन बात जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जाती है तो वो एवरेज स्टूडेंट के लिहाज से किया जाता है। हो सकता है आपके भी जो भी गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं आपको प्रत्येक इंडियन राइटर के वर्क को डिटेल में डिस्कस किया होगा। ये किया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको केवल नाम ही आपने याद किए, जैसे आर के नारायण के नॉवल के क्या क्या नाम है, सची देशपांडे के नॉवेल्स कौन कौन से हैं, तो आप बहुत ही गलती कर गए हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का अपडेटेड सिलेबस देखते ही मैंने स्टूडेंट को बताया था कि इस बार क्वेश्चंस लिटरेचर में सबसे ज्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि नंबर डिवीजन नहीं था और अब तक जो 20 नंबर का लिटरेचर आता है वो अब 20 नंबर का नहीं आने वाला है। ग्रामर पे इस बार हमने स्टूडेंट्स को नॉर्मल फोकस करवाया था कि ग्रामर को नॉर्मल लीजिए, क्योंकि एकदम इजी आती है। आरपीएससी ने कभी अव्वल दर्जे की ग्रामर पूछी नहीं है, लेकिन लिटरेचर में जितने भी वर्क्स हैं उनको मैंने डिटेल में पढ़ाया था। तो स्टूडेंट ने टेस्ट के माध्यम से, कंटेंट के माध्यम से किसी भी वर्क को अनटच नहीं छोड़ा था। यही वजह है कि इस बार भी हम सिलेक्शन में एक रिकॉर्ड कायम करेंगे जब आप रिजल्ट लिस्ट देखें। इससे पहले कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डिलीट हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको डाउट हो सकता है कि इसका आंसर ये है तो क्यों है। सबसे पहले देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 8 नंबर क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी आंसर की में मैंने देखा है कि सभी ने आंसर से बता रखा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल, न्यूज़पेपर्स अगर प्लूरल में है तो वह भी प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई ऑप्शन ब्लैंक में फिल करने के बाद अगर सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट ही रहता है ना, तो उस क्वेश्चन को डिलीट ही करना चाहिए। देखिए, अगर यहां पर हम से भर देते हैं तो भी सेंटेंस इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि ये इट्स नहीं होना चाहिए, ये इट इज होना चाहिए, बीच में एपोस्ट्रॉफी होना था।
इस वजह से ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कोई भी ऑप्शन भरने से ये सेंटेंस सही नहीं होता है, तो इसे डिलीट ही करना चाहिए आरपीएससी को। मुझे उम्मीद है कि आरपीएससी पहली बार में से ही मानेगी, लेकिन जिन्होंने ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, जो पूरी स्ट्रक्चर सिंटैक्स को जानते हैं, उनके लिहाज से ये क्वेश्चन डिलीट होने में ही फायदा है, ताकि हम जिस हिसाब से मेहनत करवाते हैं स्टूडेंट्स को, एक एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर को समझाकर, एक एक सेंटेंस के पूरे एनालिसिस के साथ जब हम पढ़ाते हैं, तो ये परंपरा आगे भी कायम रहे। ये नहीं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उनको इग्नोर करते रहो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए एग्जाम के लिहाज से। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। यहाँ पर 15 मिनट्स दिया हुआ है और एक दो आंसर की में मैंने देखा कि इसमें आंसर आर भी सही बता रखा है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी डिस्टेंस को एक यूनिट माना जाता है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आती है। ये 15 मिनट्स यहाँ पर अलग अलग सेपरेशन को शो नहीं करता है, बल्कि ये कंप्लीट एक होल यूनिट को शो करता है। तो ऐसे में यहाँ पर इज का यूज बिल्कुल सही है और ऐसा सेंटेंस आपको रेनन मार्टिन की बुक में भी मिल जाएगा। इसके अलावा 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन जो पैसिव वॉइस का था, इसमें सभी ने आंसर मे बी बीइंग इंटरव्यूड वाला बता रखा है, लेकिन मैं इसका कोई भी आंसर नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि जब भी सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होना तो उसका ऑप्शन कोई होना ही नहीं चाहिए सिर्फ, क्योंकि यहां पर आप देखिए सेंटेंस के अंतर्गत हिम नाउ 2 बार दिया हुआ है। तो अगर यहां पर हिम नाउ 2 बार आया है और फिर भी सेंटेंस करेक्ट है, तो आपको पैसिव में भी इसे 2 बार लिख देना चाहिए था ना, वहां पर आपने क्यों छोड़ा है ऑप्शन में? तो इस हिसाब से ये भी क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए लैंग्वेज के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ था और डायरेक्ट स्पीच में आपको इसे चेंज करना था, और इसका आंसर जो है मोस्टली सभी ने पहला ऑप्शन माना है, सेड ही टू मी, जबकि ये सारे ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों है? ध्यान रखिएगा, जब भी हम रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिखते हैं, जैसे रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिखते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा में पार्ट होता है, रिपोर्टिंग स्पीच जो बाकी रह जाता है उसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, ये सही है, लिख सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट एक प्रोनाउन सब्जेक्ट हो, मतलब प्रोनाउन हो न कि नाउन हो, तो ऐसे में इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता। इन्वर्जन मतलब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को उल्टा करना। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन की जगह कोई नाउन दी होती ना, जैसे राम, मोहन, श्याम, तो ये सेंटेंस सही हो सकता था। तो प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता है रिपोर्टिंग स्पीच में। तो सेड ही टू मी यहां पर इनकरेक्ट है। सेड राम टू मी, सेड मोहन टू मी, ये सही है, या ये हो सकता था ही सेड टू मी, ये भी सही था। तो इन्वर्जन यहां पर पॉसिबल नहीं है। ये आप कहां पे देख सकते हैं? ए प्रैक्टिकल यूजेस बाय माइकल स्वेन, रूल नंबर 257 का सेकंड पॉइंट, यहां पर आप इस रूल को देख सकते हैं। ऐसे में ये क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आरपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट करेगी, क्योंकि इतना तो ध्यान जाता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका ये गलत हो रहा है ना, तो आप ये सोर्स देके इस क्वेश्चन को डिलीट करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है इस पूरे पेपर के अंतर्गत। देखिए, इस सेंटेंस में लगभग सभी ने फाइंड्स किया है और बहुत ज्यादा दिमाग चला के किया है कि शायद ये बहुत टफ क्वेश्चन पूछा हुआ है, और फाइंड्स यहाँ पर आगे दिया हुआ है, तो ये हेडवर्ड हो जाएगा। सम यहाँ पर प्री मॉडिफायर हो जाएगा, जबकि ये गलत है। इसमें हेडवर्ड सम है। सम खुद एक प्रोनाउन है। अगर यहाँ पर एडजेक्टिव होता ना, सम फाइंड्स होता, तो फाइंड्स जरूर हेडवर्ड हो सकता था। तो एक नाउन फ्रेज का हेडवर्ड या तो प्रोनाउन हो सकता है, एक नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जेरेंड हो सकती है, लेकिन इस सेंटेंस के अंतर्गत सम जो है वो हेडवर्ड है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिहाज से अच्छा दिया गया है। मैंने स्टूडेंट्स को एग्जाम से पहले ये स्पेशल राय दी थी कि आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन इतना इजी कैसे आ सकता है, कहीं हम हर क्वेश्चन को शक की निगाह से देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स की लगभग तैयारी की हुई होती है बहुत ही शानदार प्रकार के पेपर से। क्योंकि हम जो पेपर बनाते हैं आरपीएससी उन तक तो कभी लेवल तक ले जा ही नहीं जा सकती। एक एक डिटेल को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा घुमा के पूछते हैं, तो इस आधार पर स्टूडेंट्स की मानसिकता उसी आधार पर हो जाती है। लेकिन हम उन्हें गाइड भी करते हैं कि आरपीएससी का लेवल इतना टफ नहीं रहता है, उनको ईजी वे में ही हैंडल करना होता है। तो जिन स्टूडेंट ने नॉर्मल वे में इस सेंटेंस को देखा है, उन्होंने सम किया होगा और सेंटेंस उनका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगभग लोगों के दिमाग में उलझन बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टिप जो है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। क्योंकि अगर इसे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में माना जाए बोर वर्ब को, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट बनता है, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में देखने पर इसका सेंस समझ में नहीं आता है। तो जब भी किसी को इतना बोर किया जाता है कि वो परेशान हो जाए, तो इस सेंस में ये फ्रेज यूज की जाती है। लेकिन यहाँ पर स्टिप एक एडवर्ब के रूप में यूज हो सकता है, जिसका सेंस होता है एक्सट्रीमली, कि वो मुझे बहुत ज़्यादा बोर करता है।
दूसरा स्टेप यहाँ पर एडजेक्टिव भी हो सकता है। एडजेक्टिव के लिहाज से ही ये क्वेश्चन सही माना जाएगा, क्योंकि ये हूबहू सेंटेंस आपको ए.एस. हॉर्नबी की जो बुक है उसमें मिल जाएगा, एकदम ऐसा कैसा दिया हुआ। और आरपीएससी की ये ट्रेडिशन है कि ऑथेंटिक बुक में अगर सेंटेंस दिया हुआ है, भले ही लॉजिक हो या ना हो, उसको सही माना जाता है। तो इस क्वेश्चन में एडजेक्टिव वाला आंसर बिल्कुल सही होने की संभावना है इस ऑथेंटिक बुक के लिहाज से। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 46 जो है, जिसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका सही आंसर SPA होगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। SP इसे नहीं मान सकते, क्योंकि P का मतलब प्रेडिकेट नहीं होता है बल्कि प्रेडिकेटर होता है SVOCA के हिसाब से। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है 52 नंबर। सी टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है, टोल्ड एक प्रेडिकेटर है, अस एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यस्टरडे एक एडवर्बियल है। तो SPOOA इसका सही आंसर होगा और इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। के बाद पोइट्री सेक्शन आया था, जिसमें पोइट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। एमिली डिकिंसन की ये पोएम से लिया गया था, लेकिन क्वेश्चन पूछने में सबसे बड़ी गलती क्या की गई है कि स्टेंजा का डिवीजन नहीं किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स के सामने दिक्कत आई थी कि आखिर कितनी लाइन को एक एक स्टेंजा माना जाए। तो इस हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत जरूर आई थी। बाकी कोई दूसरी दिक्कत यहाँ पर देखने को स्टूडेंट को नहीं मिलेगी और ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन है जो डिलीट हो सकता है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या रैक जो है वो भी यहाँ पर पर्सोनिफाई हुआ है क्या, जबकि इसका आंसर होप ही होगा। 125 नंबर क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, लेकिन ऑप्शन बनाते समय आरपीएससी वाले यहाँ पर मात खा गए थे, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हेरोल्ड पिंटर की बात करें तो वो पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट से तो है ही, इसके अलावा एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है उससे भी वो जुड़े हुए हैं। उनका जो द बर्थडे पार्टी जो प्ले है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म पर ही बेस्ड है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इसके अलावा 127 नंबर क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर स्टूडेंट गलती कर सकते थे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट ने ये नहीं पढ़ा है, जबकि इसका आंसर होता है एपोरिया। देखिए एपोरिया क्या होता है, एक लॉजिकल पैराडॉक्स होता है। जब एक नैरेटर होता है स्टोरी का, वो एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो ऑडियंस जो होती है ना, उस कैरेक्टर से सिंपैथी शो करने लग जाती है, थोड़ा डाउट क्रिएट किया जाता है, उसे डिलेमा में शो किया जाता है, धर्म संकट में कि अब क्या होगा। तो ऐसे में ऑडियंस की संवेदना होती है, तो इस लॉजिकल पैराडॉक्स के रूप में यूज किया जाता है एपोरिया। तो इसका आंसर एपोरिया होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 135 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था टीचिंग ऑफ कंपोजिशन से रिलेटेड, कि पिक्चर कंपोजिशन जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो वो दो का एग्जाम्पल है, क्रिएटिव राइटिंग का भी है, फ्री राइटिंग का भी है। देखिएगा, जो फ्री कंपोजिशन जो होती है उसे क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं, इमेजिनेटिव राइटिंग भी कहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही होते हैं, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन डिलीट होगा। इसके अलावा 149 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था सिमेटिक ग्रुपिंग का एग्जाम्पल कौन सा पेयर है, तो कोई सा भी नहीं है। पहला जो ऑप्शन है वो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है, दूसरा भी ग्रामेटिकल ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है, तीसरा लेक्सिकल ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है और चौथा फोनेटिक ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है। सिमेटिक ग्रुपिंग क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब एक ही वर्ड कई सिचुएशंस में यूज किया जा सके तो उसे सिमेटिक ग्रुपिंग कहा जाता है। जैसे ही नीड्स ओनली 1 मार्क टू पास, यहां पर मार्क का अर्थ है अंक। अगर कहा जाए लीव अ मार्क बिहाइंड यू, तो यहां पर मार्क का अर्थ अंक नहीं है बल्कि एक छाप, पद चिन्ह है, छोड़ दो पीछे, अपनी छाप छोड़ दो। तो यहां पर मार्क का ये सेंस है। अगर मैं कहूं देयर इज ए मार्क ऑन योर फेस, इसका मतलब मार्क का अर्थ यहां पर निशान के रूप में किया गया है। तो ये होती है सिमेटिक ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंतर्गत तो क्या होता है, एक कैटेगरी शो की जाती है, वो कितनी रेंज तक कवर कर सकती है। जैसे फर्नीचर जो है वो फर्नीचर में टेबल भी आ जाती है, चेयर भी आ जाता है। व्हीकल के अंतर्गत ये बाइसिकल, रिक्शा, ये सारी चीजें आती है। तो ये लेक्सिकल ग्रुपिंग का एग्जाम्पल था। तो ये थे वो क्वेश्चन जो डाउट वाले थे और जो डिलीट हो सकते हैं। अगर आरपीएससी कोई और आंसर देती है तो आप इस प्रकार से अपनी ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो। अब हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। सबसे पहले तो आप अपने नंबर काउंट कैसे करेंगे। देखिए, मान लो 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो 5 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब ये नहीं कि पांचों क्वेश्चन चाहे किसी के सही हो गलत हो सबको बोनस मिलेगा। कभी भी बोनस नहीं मिलता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बल्कि हर क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है। जैसे पहले क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो अब 2 नंबर से ज्यादा वेटेज बढ़ जाता है। जैसे 5 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो इसका मतलब 2.0689 ये बन जाता है। तो मतलब अगर आपके 100 क्वेश्चन सही है तो अब आपके 200 नंबर नहीं होते बल्कि 206 से थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। तो इस हिसाब से नंबर का वेटेज बढ़ता है।
तो पेपर अगर एवरेज स्टूडेंट के लिहाज से देखा जाए तो टफ ही था, लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमने सारे राइटर्स को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, एक एक वर्क को डिटेल में पढ़ा था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो हमारे कंटेंट से बाहर आया है। अगर आप इसकी प्रमाणिकता चाहते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है, तो जिन स्टूडेंट्स ने कोर्स हमारा परचेज किया हुआ था आप उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, और बाकी आपको जब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट देखने को मिलेंगे तो उससे अंदाजा लग ही जाएगा। फिलहाल अब हम चलते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, हम जब भी वक्त लगाते हैं कट ऑफ लाने में, तो ऐसे में हम बहुत बड़ा सर्वे करते हैं, और आई थिंक हमारा सर्वे अब तक का सबसे बड़ा सर्वे ही रहता है, क्योंकि हम केवल नॉन टीएसपी के स्टूडेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं बल्कि टीएसपी के स्टूडेंट को भी इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे में हमने जो सर्वे किया था वो 8,253 स्टूडेंट्स पे किया था, और सीटें टोटल कितनी है, 1668 है। ऐसे में नॉन टीएसपी में 1509 है, टीएसपी में 151 है, और 8 जो सीटें हैं वो शहरिया की है। तो ऐसे में कंपटीशन कितना टफ है देखा जाए तो एक सीट पर लगभग 34 से 35 स्टूडेंट का कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये था हमारा सर्वे जिसमें ओबीसी, जनरल, इन सब कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। शुरू करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की मेरिट रहने के चांसेस है 310 से 312, ये हाईएस्ट मेरिट है। इससे नीचे भी जाने के चांसेस रहेंगे, क्वेश्चंस डिलीट होंगे। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो वो रहेगी 297 से लेके 298 तक। ओबीसी की बात की जाए तो वो रहेगी 302 से 304 के बीच। एमबीसी की बात की जाए तो 276 से 277 के बीच। एससी की बात की जाए तो वो है 271 से 272, और एसटी की बात की जाए तो 235 से 236। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है ये है नॉन टीएसपी एरिया की कट ऑफ। इतनी ही मेरिट रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। अगर आप इस दायरे में आते हैं तो आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन। अब हम बात करते हैं टीएसपी की। देखिए, हम हमारे सर्वे में टीएसपी में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन सारे क्षेत्र को शामिल करते हैं। हालांकि मैं उदयपुर में भी रह चुका हूँ, डूंगरपुर में भी रह चुका हूँ, बांसवाड़ा से भी मेरा काफ़ी लिंक रहा है जब मैं पोस्टेड था उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और डूंगरपुर में जब हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता था। ऐसे में ये सारे स्टूडेंट्स मेरे से कनेक्ट थे। तो इस आधार पर जो कट ऑफ निकाली है वो है जनरल की कट ऑफ रहने की चांसेस है 282 से 283, और एसटी की रहने के चांसेस है 201 से 203। ये है फाइनल कट ऑफ मेरे लिहाज से। मेरिट इससे भी नीचे जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इन दायरे में आते हैं तो आपको एडवांस में कांग्रेचुलेशन। अगर इस दायरे में नहीं आते हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू जरूर रखिए। आगे संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी लग जाइए, जो रीट का एग्ज़ाम होने जा रहा है फरवरी में उसकी भी तैयारी लग जाइए, और केवीएस का भी एग्ज़ाम है मार्च के बाद, तो उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही इस ऐप को डाउनलोड करें। अगर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 तारीख को न्यू ईयर पर काफ़ी बड़ा डिस्काउंट रहने वाला है सारे कोर्सेज पर। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस और एग्जाम का पूरा रिव्यू। तो मिलते हैं एक ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वॉल्यूम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब्बा खैर।